नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज आपके सामने भाग 3 लेकर आई हूँ। पार्ट 8 लाल जूता का। इस भाग में हम लोग माइंड मैप और मुख्य पात्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम माइंड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। माइंड मैप आप क्लास में करते हैं, कॉपी में लिखते हैं, बनाते हैं। माइंड मैप में हम सबसे पहले लिखते हैं कहानी का घटनाक्रम। सीक्वेंस वाइज हम एक एक लाइन में कहानी का घटनाक्रम लिखते हैं कि लाल जूते का मालिक के पैरों को काटना, मालिक द्वारा लाल जूते को कबाड़ खाने में फेंक देना, लाल जूते का घमंड दिखाना कुर्सी के ऊपर, ठीक है। फिर मालकिन ने लाल जूते को खोमचे वाले को दे दिया, खोमचे वाले ने दिन भर लाल जूते को पहना, छप्पर द्वारा लाल जूते की आंखें खोलना, ठीक है। जो छप्पर था उसने लाल जूते का कैसे हृदय परिवर्तन किया। ये हो गया कहानी का घटनाक्रम, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं लाल जूता कैसा था। लाल जूता कामचोर था, घमंडी था, बहुत ही कठोर था, हार्श था, दूसरों को कष्ट देता था। अब छप्पर कैसा था। छप्पर कैसा था, बहुत ही दयावान था, दूसरों की मदद करता था, अपने मालिक के प्रति वफादार था। ये हमने छप्पर के गुण लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट है इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लाल जूता, टूटी हुई कुर्सी और फूस का छप्पर, क्योंकि यही तीनों आपस में बात कर रहे हैं। तो ये मुख्य पात्र हो गए इस कहानी में। टूटी कुर्सी ने लाल जूते को क्या समझाया। उसने उसको समझाया कि हमें मन लगाकर काम करना चाहिए, हमें अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए, है ना। फूस के छप्पर ने क्या समझाया। फूस के छप्पर ने समझाया कि हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, अपना कर्तव्य सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, सबके लिए हमें अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि हम सबका मन जीत लें, ठीक है। और इस कहानी के अंत में क्या हुआ। इस कहानी के अंत में लाल जूते को समझ में आ गया कि उसे कैसा व्यवहार रखना चाहिए, है ना। उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वह अपने मालिक की सेवा करने लगा। और जब वह मालिक के किसी काम का नहीं रहा तो उसने उस जूते को उसने सड़क पर फेंक दिया, और मोची ने उस जूते को उठा लिया और जूते के टुकड़ों से उसने क्या किया, अपने पुराने और जूतों की मरम्मत की। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ में हमने सीखा हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब इस कहानी से क्या सीख मिली ये भी आप माइंड मैप में लिख सकते हो कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए पेज नंबर 73 पर आते हैं। 73 में पहला है बताइए। आप देखेंगे यहाँ पे 73 में अभ्यास जो है पहला है, इसमें मानक वर्तनी और वाचन। मानक वर्तनी और वाचन मतलब हाउ यू प्रोनाउंस दैट वर्ड्स। ढाढ़स बधाना मतलब धैर्य बधाना, ठीक है। गुमसुम मतलब बिल्कुल चुपचाप हो जाना। बहुत ही शैतानी हरकतें मतलब नॉटीनेस। खानदानी मतलब पारिवारिक, जो ऊंचे खानदान का हो। झकझोर करना यानी किसी को उत्तेजित करना, कंधों से पकड़कर हिला देना, ठीक है। निकम्मा यानी जो कोई काम नहीं करता है। ठंडक यानी ठंडा। छप्पर यानी होता है छत। लंगड़ी मतलब जिसकी टांग टूट जाती है, दैट्स कॉल्ड लंगड़ी। इज्जत मतलब होता है मान और सम्मान। ये सारे शब्द यहाँ पर सिर्फ उच्चारण के लिए हैं, यानी बोलने के लिए हैं। बताइए में पहला प्रश्न है लाल जूते के आने का पता कैसे चलता है। कैसे चलता था लाल जूते के आने का। लाल जूते के आने का उसकी चरमराहट की आवाज से उसके आने का पता चलता था। लाल जूते से कौन मदद मांगने आया। लाल जूते से चुईया मदद मांगने आई। अब यहाँ पे प्रश्न में आया लिखा है, लेकिन आंसर में हमें आई में उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि चुईया है, चुईया स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए चुईया मदद मांगने आई। मालकिन ने लाल जूता किसे दे दिया। प्रश्न ग। मालकिन ने लाल जूता किसे दिया था। मालकिन ने लाल जूता खोमचे वाले को दे दिया था। खोमचे वाला जूता चप्पल क्यों नहीं पहनता था। खोमचे वाले की दिन भर की कमाई बहुत कम थी, जिससे उसका पेट भी मुश्किल से भर पाता था, इसलिए वह जूते नहीं खरीद सकता था। इसका उत्तर मैं वापस से बोल रही हूँ। खोमचे वाला जूते चप्पल क्यों नहीं पहनता था। खोमचे वाले की दिन भर की कमाई इतनी कम थी कि उसका पेट मुश्किल से भर पाता था,
इसलिए वह जूते नहीं खरीद सकता था। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, सोचिए मूल्यपरक प्रश्न। अपनी जिंदगी अगर दूसरों के काम ना आए तो वह बेकार है। आप किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं? ये पर्सनलाइज क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आप कैसे किसी की मदद करेंगे? जैसे अगर मैं अपने लिए लिखूं तो मैं लिखूंगी, मैं इस कथन से पहले तरह पूर्णतः सहमत हूँ। मैं ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करूँगी। उन्हें कपड़े और भोजन देकर उनकी मदद करूँगी। दूसरा, मैं उन्हें काम करने के लिए और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी मदद करूँगी। हमें किसी को पैसे देकर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से हमें किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हमें पढ़ना है, हमें हार्डवर्क करना है, और इस तरह से मैं उन्हें सही रास्ता दिखाकर उनकी मदद करूँगी। तो यह प्रश्न पर्सनलाइज है, आप अपने हिसाब से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि आप कैसे किसी की मदद करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, आलसी और कमज़ोर लोग क्या संसार में सम्मान पाते हैं? आप अपने विचार लिखिए। तो मैं लिखूंगी, आलसी और कमज़ोर लोग संसार में बिल्कुल भी सम्मान नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं देते और कठिन परिश्रम करते हैं, वही इस संसार में सम्मान के हकदार होते हैं। तो जो कठिन परिश्रम करेगा, जो दूसरों की मदद करेगा, जो दूसरों के कष्ट को, दुख को समझता है, ठीक है, जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलेगा, बुरा नहीं सोचेगा, वो उसी को सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, लिखिए में यहाँ पर दिया है गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पर जो प्रश्न क ख ग दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला है, मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ पहले। बड़े भैया माफ़ करो, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। मैं तुम्हारे पास एक फरियाद लेकर आई हूँ। एक मोटी काली बिल्ली हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। अगर तुम कुछ दिनों तक अपनी छत्र छाया में रहने दो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ये पैराग्राफ पाठ के बीच में से ही लिया गया है। प्रश्न है, यह किसने किससे कहा? तो यह वाक्य चुईया ने लाल जूते से कहा था। उसने क्या फरियाद की? उसने फरियाद की कि तुम कुछ दिनों तक मुझे अपनी छत्र छाया में रख लो। यही फरियाद कही थी चुईया ने। क्या उसे मदद मिली? नहीं, लाल जूते ने उसकी कोई मदद नहीं की। नेक्स्ट है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। संक्षेप मतलब होता है संक्षिप्त उत्तर। संक्षिप्त उत्तर आप 2 से 3 लाइनों में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, लाल जूते के मालिक ने उसे कहाँ और क्यों फेंक दिया? लाल जूते के मालिक ने उसे कबाड़ खाने में फेंक दिया क्योंकि लाल जूता मालिक के पैरों को बहुत ज़्यादा काट रहा था, तंग कर रहा था। लाल जूते ने अपनी किस्मत को खराब क्यों कहा? लाल जूते ने अपनी किस्मत को खराब इसलिए कहा क्योंकि उसके जो बाप दादे थे वह नवाबों द्वारा और राजाओं द्वारा पहने जाते थे और वह मामूली किस्म के लोगों के द्वारा पहना जा रहा था, इसलिए उसने अपनी किस्मत को खराब कहा। मालिक को खोमचे वाले पर दया क्यों आई? मालिक को खोमचे वाले पर दया आई क्योंकि वह कड़ी धूप में नंगे पैर चल रहा था और चिलचिलाती धूप में उसके पैरों में तकलीफ हो रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, खोमचे वाले के साथ पहले दिन लाल जूते का क्या हाल हुआ? खोमचे वाले के साथ खोमचे वाले ने पहले दिन क्या किया? दिन भर लाल जूते को पहन के रखा। गलियों में और सड़कों में पूरे दिन भर फल को बेचता रहा। ठीक है, इससे लाल जूता बहुत थक गया। लाल जूते ने बहुत बार खोमचे वाले के पैरों को काटने की कोशिश की, लेकिन खोमचे वाले के पैर इतने कड़े थे कि लाल जूते की दाल नहीं गली। तो यहाँ पे यह इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट हम पेज नंबर आते हैं 74 पे। 74 पे विस्तृत उत्तर दिए हैं। विस्तृत उत्तर डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना बड़ा लिख सकते हैं। 4 से 5 लाइनें कम से कम इस उत्तर में होनी चाहिए, क्योंकि विस्तृत उत्तर का मतलब ही होता है आप विस्तार से उत्तर को लिखें, बढ़ा करके उत्तर को लिखें।
प्रश्न है, लाल जूते ने कुर्सी को अपने कबाड़ खाने में फेंके जाने का क्या कारण बताया? लाल जूते ने कुर्सी को अपने कबाड़ खाने में फेंके जाने का कारण बताया कि तुमने जिंदगी भर दूसरों की सेवा की और उन्हें आराम दिया, फिर भी तुम्हारी एक टांग टूटने पर उन लोगों ने तुम्हें कबाड़ खाने में फेंक दिया। जब मतलबी लोगों की सेवा करने का यही इनाम मिलने वाला है तो मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? मैंने अकल से काम लिया और पहले ही बेकार की चीज़ों में अपना नाम लिखाकर मैं यहाँ चला आया। ही इज़ नॉट फील शेम्ड, ही फील प्राउड हिमसेल्फ कि वह किसी काम का नहीं है, उसने किसी की कोई मदद नहीं की। ठीक है, वो सिर्फ आराम करना चाहता था, इसलिए उसने अपना नाम बेकार की चीज़ों में लिखवाया और कबाड़ खाने में चला आया। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल जूता खोमचे वाले के पैरों तक कैसे पहुंचा? अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर आप वो पूरा इंसिडेंट लिखेंगे कि जेठ के महीने में एक दिन दोपहर के समय मालकिन ने खिड़की से खोमचे वाले को देखा। वह खोमचे वाला नंगे पैर चला जा रहा था। चिलचिलाती धूप में उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, यह सोचकर मालकिन ने उस पर दया खाई और अपने नौकर को भेजकर उस खोमचे वाले को बुलाया और उसे लाल जूते पहनने को दे दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, फूस के छप्पर की किन बातों ने लाल जूते की आंखें खोल दी? फूस के छप्पर ने लाल जूते से कहा, जो किसी के काम ना आए उसे कूड़ा करकट कहा जाता है। तुमने हमेशा दूसरों को कष्ट ही दिया है। तुम निकम्मे, कामचोर और घमंडी हो। अपनी जिंदगी अगर दूसरों के काम ना आए तो वह बेकार होती है। यह कहकर फूस के छप्पर ने लाल जूते की आंखें खोल दी। नेक्स्ट है, सड़क पर फेंके जाने के बाद लाल जूते के साथ क्या हुआ? जब खोमचे वाले ने लाल जूते को सड़क पर फेंक दिया तब उसे मोची उठाकर ले गया। मोची ने उसे अपनी दुकान पर ले जाकर उसके सही सलामत भागों को काटकर अलग रख दिया और उससे कई पुराने जूतों की मरम्मत करने लगा। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। हमें ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। कभी भी किसी को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। तो आप लॉन्ग आंसर्स में 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 74 में आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन। काफ़ी दिनों से उसके बदन में पॉलिश की मालिश नहीं हुई थी। यहाँ पर पॉलिश की मालिश होने का मतलब है जूतों पर पॉलिश करना। जिस तरह से हम हमारी सूखी त्वचा को ऑयल का लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उसी तरह से जूतों को सही रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए पॉलिश की जाती है। ख है, मेरी किस्मत खराब है जो मैं मामूली किस्म के लोगों के पल्ले पड़ गया। इस लाइन का मतलब है कि जूते ने अपनी किस्मत को खराब कहा क्योंकि उसके जो बाप और दादा थे वो नवाबों और राजाओं द्वारा पहने जाते थे, उनको वहाँ पे इज्जत मिलती थी और वह साधारण लोगों के द्वारा पहना जाता था, इसलिए उसने अपनी किस्मत को खराब कहा। नेक्स्ट है, समझिए, दैट इज व्याकरण संबोध। व्याकरण संबोध में पहला है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, अपोजिट्स। ठीक है, अपोजिट्स, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। कठोर, कठोर का मुलायम होगा, कोमल भी हो सकता है। नेक्स्ट है निकम्मा। निकम्मा का नेक्स्ट होगा कामकाजी, यानी जो काम करने वाला होता है। लायक, लायक का अपोजिट होगा नालायक। सुंदर का होगा कुरूप। मजबूत का होगा कमजोर और सस्ता का होगा महंगा। ठीक है, विलोम शब्द मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। नेक्स्ट है क प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, पंकज, पंख प्लस ज, कीचड़ में जन्म लेने वाला। लेखक, लेख प्लस क, लिखने वाला, लेख लिखने वाला।
वंशज, वंश में जन्म लेने वाला। कृषक, कृषि करने वाला, कृष प्लस क। नीरज, निर प्लस ज, नीर यानी जल में उत्पन्न होने वाला। अंडज, अंड में उत्पन्न होने वाला, अंड प्लस ज। तो यहाँ पे लास्ट के शब्दों को हमने अलग अलग, वर्णों को हमने अलग अलग कर दिया। पंख प्लस ज, लेख प्लस क, वंश प्लस ज, कृष प्लस क, नीर प्लस ज, अंड प्लस ज। ठीक है। नेक्स्ट है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मैं आपको एक नए ब्लॉग में विराम चिन्हों के बारे में जानकारी दूंगी। फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे क में हाय हाय में हम लोग आ सकते हैं। कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम लोग? इसमें आदि चिन्ह लगाएंगे हाय हाय में। तुम तो अच्छे भले, अच्छे भले में योजक चिन्ह आएगा। हट्टे कट्टे में योजक चिन्ह आएगा। अच्छे भले के बाद कॉमा आएगा। हट्टे कट्टे में योजक चिन्ह आएगा। और देखने में सुंदर हो के बाद पूर्ण विराम आएगा। लाइन के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। लाल जूता बोला, अब जब कोई बोलता है, जो कोई कुछ कहता है तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो लाल जूता बोला कॉमा, जो होगा देखा जाएगा, इसलिए इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे विद द पूर्ण विराम। चूहिया गिड़गिड़ा कर बोली, अब फिर वो बोली है तो बोली के बाद हम कॉमा लगाएंगे। एंड देन से अगेन चूहा मुझे, चूहे भैया मुझे माफ कर दो, दैट ऑल्सो कम्स इन इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह। खोमचे वाला बोला, खोमचे वाला बोला अगेन बोला तो कॉमा आएगा। माजी, माजी के बाद फिर कॉमा आएगा। जूते चप्पल कहाँ से खरीदूं, कहाँ से खरीदूं के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पर कहाँ, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। कम टू द पेज नंबर 75। 75 में आपको सबसे ऊपर फोर्थ क्वेश्चन दिया है। दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवे चाटना, तलवे चाटना मतलब होता है चापलूसी करना, बटरिंग करना। वाक्य आप बना सकते हैं, राम हमेशा अध्यापिका के तलवे चाटता है। ठीक है। सोहन सेठ जी के तलवे चाटता है। मुंह ताकना, मुंह ताकना मतलब देखते रहना। ठीक है। जब मैं जलेबी खा रहा था तो रोहन मेरा मुंह ताकने लगा। ठीक है। दांत पीसना, दांत पीसना यानी गुस्सा करना। ठीक है। जब मेरे परीक्षा में कम अंक आए तो मेरी माँ दांत पीसने लगी। ठीक है। शी गेट वेरी एंग्री व्हेन आई गेट लो मार्क्स। खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा होने पर भी चुप रह जाना। ठीक है। जब मेरे कम अंक आए तो मेरी माँ खून का घूंट पीकर रह गई, है ना। तो यहाँ पर यह है कि वो गुस्सा करना चाहती थी बट शी इज क्वाइट। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। ज्ञानकोश, ज्ञानकोश में खूब सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं एंड द नेक्स्ट मुहावरे दिए हुए हैं। इन सभी को आप पढ़िए, समझिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको लेसन के बीच में पढ़ा चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ। पाठ को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल लाइक लर्न राइट एंड स्पीक हिंदी विद पूनम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। आगे भी अगर आपको कोई इस तरीके का कोई पाठ पढ़ना है, समझना है और उनके प्रश्नोत्तर की जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, मैसेज करके भेज सकते हैं। आप जब भी चाहेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए। आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।